आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने इस टॉपिक को यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 तक, इक्वेशन नंबर 3 तक हमने इसको पढ़ लिया था। अब हम इसको आगे पढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। मैं इसको वापस शुरू कर रहा हूँ इसको कि बायो सावर्त के नियम से dB = μ0/4π IDL sin θ/r²। समीकरण नंबर 1, इसको हमें अच्छे से याद रखना है। जो कल हमने त्रिभुज देखा था उसमें त्रिभुज OO'P में हमने सबसे पहले कोट थीटा लगाया। कोट थीटा लगाया तो ये L/D मिल गया, तो L बराबर हो गया D कोट 180 माइनस थीटा मिल गया। और कोट 180 माइनस थीटा जो है वो माइनस के कोट थीटा के बराबर होता है। मैं थोड़े बच्चे तो इस बात को समझते होंगे, बायो वाले बच्चे इसको डायरेक्ट याद कर ले, इसी में फ़ायदा है। तो L बराबर हो गया माइनस का D कोट ऑफ थीटा। L की वैल्यू हमने क्यों फाइंड आउट की? क्योंकि यहाँ DL हमें फाइंड आउट करना है, समझ गए? इसलिए यहाँ L हमने लिखा और अब L से मैं DL फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो DL बराबर हो जाएगा माइनस का D, इसका किया तो D कोट थीटा। और कोट थीटा का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा और साथ में D थीटा। माइनस माइनस हो गया प्लस, तो DL = हो गया D कोसेक स्क्वायर थीटा D थीटा। समीकरण नंबर 2 है। त्रिभुज OO'P, जो वापस उसी त्रिभुज में बात कर रहा हूँ मैं, कोसेक 180 माइनस थीटा जो है वो वास्तव में R/D के बराबर है। तो R बराबर हो गया D कोसेक 180 माइनस थीटा, या R बराबर हो गया D कोसेक थीटा। समीकरण नंबर 3 हो गया। अब कुछ यहाँ जो प्रारंभिक जो चीज़ें हैं अवकलन की, वो 2-4 सूत्र मैंने यहाँ लिख रखी, आप भी लिख लीजिए याद करने के हिसाब से। कि साइन थीटा का अवकलन होता है कोस थीटा, कोस थीटा का अवकलन होता है माइनस का साइन थीटा, ठीक है। टेन थीटा का अवकलन होता है सेक स्क्वायर थीटा, नहीं दिख रहा है, मैं दोबारा लिख दूं, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ है माइनस का साइन थीटा, यहाँ है कोस थीटा, क्लियर। और यहाँ है कोट का होता है भाई माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा, क्लियर। यहाँ इसको वापस दूसरी बार लिखा है इसको, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से फिलहाल। तो देखो आप, ये D थीटा को अगर इधर भेज देना पर, तो ये D कोट थीटा बराबर हो गया माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा D थीटा, जो यहाँ लिख रखा था। देखो D कोट थीटा की जगह लिखा है माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा D थीटा। समझ में आई बात? कि ये जो D कोट थीटा जो है ये हो गया इसके बराबर। चलो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर। ये जो इक्वल है, ये यहाँ से सूत्र था D/D थीटा और कोट थीटा = हो जाता है माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा, ऐसा होता है। D थीटा को उधर भेज दो आप, तो D कोट ऑफ थीटा = माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा और साथ में D थीटा। ये वैल्यू मैंने इसको यहाँ पर रख दी है, समझ में आई बात? तो इस वजह से ये फॉर्मूला तैयार हुआ था। तो ऐसे मैंने R की वैल्यू निकाल ली, DL की वैल्यू निकाल ली, और R और DL की जो दोनों वैल्यूज हैं वो इस R और DL की जगह हमें रखनी है और इसको आगे सोल्व करना है। देखो, तो समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो dB = हो जाएगा μ0/4π IDL था ना, IDL साइन थीटा, तो I साइन थीटा तो लिख दिया मैंने पहले, DL की जगह लिख दिया D कोसेक स्क्वायर थीटा D थीटा अपॉन R² था नीचे, तो R बराबर था D कोसेक थीटा, तो R² बराबर हो जाएगा D स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा से कोसेक स्क्वायर थीटा कट गया, स्क्वायर से D स्क्वायर से D कट गया, तो एक D बच जाएगा नीचे, साथ में D थीटा बच जाएगा। तो dB = μ0/4π I की जगह I, साइन थीटा की जगह साइन थीटा, D थीटा की जगह D थीटा, और जो D बच गया जो D मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ। इस प्रकार से क्या तैयार हो गया? इस समीकरण नंबर 4। अब चूंकि हमें तो B निकालना है, यहाँ dB दे रखा है, dB का जब समाकलन करते हैं तो हमें B मिलता है, इसलिए इसका क्या करेंगे, हम समाकलन करेंगे। तो समीकरण 4 का समाकलन करने पर, और ये हो जाएगा समाकलन dB = μ0I/4πD। कहाँ से आया? μ0I/4πD। समाकलन θ1 से θ2, और ये हो गया साइन थीटा और D थीटा। साइन थीटा D थीटा, साइन थीटा का जो हम समाकलन करते हैं, ये आपको याद रखना है,
कि साइन थीटा का समाकलन होता है कोस माइनस का कोस थीटा। उल्टा है अवकलन का। अवकलन तो था साइन थीटा का अवकलन कोस थीटा था, और साइन थीटा का अवकलन तो कोस थीटा होता है, पर साइन थीटा का समाकलन माइनस का कोस थीटा होता है। ये आपको याद रखना है। हालांकि जब समाकलन अवकलन की बुक आप पढ़ोगे 12वीं क्लास मैथमेटिक्स में, तो आपको ये अच्छे से याद भी हो जाएंगे। फिर भी आपको ये 11वीं क्लास में थोड़ा बहुत बता दिया होगा, आपको याद होना चाहिए ये चीज़ कि साइन थीटा का जो समाकलन है वह माइनस का कोस थीटा के बराबर है। लिमिट रख दी थीटा वन नीचे लिखा, थीटा टू अपर लिमिट है तो थीटा टू को ऊपर लिखा। इस माइनस के चिन्ह को मैंने बाहर निकाल लिया तो म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई डी हो गया। अब रखेंगे अपर लिमिट तो हो गया कोस थीटा टू, फिर लिखेंगे हम लोअर लिमिट तो कोस थीटा वन, और बीच में लगता है माइनस का चिन्ह। मतलब जब भी हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखते हैं तो बीच में क्या लगता है, माइनस का चिन्ह लगता है। अब मैंने क्या किया, इस माइनस के चिन्ह को अंदर भेज दिया तो ये कोस थीटा वन पहले आ जाएगा और कोस थीटा टू बाद में चला जाएगा, और ये बन गया समीकरण नंबर 5। चित्र हम देखें तो थीटा वन प्लस फाई वन बराबर 90 डिग्री। ये आपको देखना पड़ेगा पहले डायग्राम में कि है कैसा ही। थीटा वन प्लस फाई वन बराबर 90 कैसे है, ये समझो आप इस बात को। देखो इधर ध्यान से, ये तो थीटा वन है, देखो दोबारा, ये थीटा वन है, ये फाई वन है, और ये 90 डिग्री कोण है। तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ ये जो 90 है और ये बचा हुआ दोनों क्या रहेंगे 90, मतलब तीनों कोणों का एक 180 होता है। तो 90 प्लस फाई वन प्लस थीटा वन बराबर 180, ऐसे कहते हैं। तो ये अगर ये 90 है तो बच गया ये दोनों, इसका मतलब इन दोनों का योग किसके बराबर रहेगा, 90 डिग्री के बराबर रहेगा। इस डायग्राम से ये सिद्ध हो रहा है। क्लियर। इसके अलावा मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ थोड़ा डिफरेंट रहेगा ऊपर वाले में, तो इसको तो मैं यहाँ लिख के समझा दूँ आपको। तो ये ऐसे रहेगा, अलग से समझाता हूँ। इसमें तो बहुत सिंपल सा था, थीटा वन प्लस फाई वन बराबर 90। क्लियर। बस अब इसमें अगर मैं बात करूँ ऊपर वाले डायग्राम, इसमें थोड़ा डिफरेंट क्या है, देखो ये तो 90 है, ये फाई टू, और अब ये जो कोण है ना ये 180 माइनस थीटा टू है। यहाँ ऐसा चक्कर नहीं था, वहाँ पर चक्कर है। तो देखो क्या लिखूँगा मैं, इसको ध्यान से समझना मेरी बात को। ये 90 समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, नोट्स में नहीं उतारना होगा। 90 फिर ये फाई टू प्लस फाई टू, ठीक। फिर ये वाला कोण जो किसके बराबर है, 180 माइनस थीटा टू, और ये त्रिभुज के तीनों कोणों का क्या बन गया, ये बोलो योग बन गया। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग किसके बराबर होता है, बोलो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अब 180 से कट गया बेटा 180, तो यहाँ क्या बच गया, थीटा टू को उधर भेज दो, तो थीटा टू बराबर हो गया 90 डिग्री प्लस फाई टू। थीटा टू बराबर क्या हो गया, 90 प्लस फाई टू। क्लियर। और यहाँ क्या आया था, यहाँ आया था थीटा वन प्लस फाई वन बराबर 90। अब इन दोनों के हिसाब से हम वहाँ सेटलमेंट क्या बैठाएंगे वो समझो आप मेरी बात को, कि यहाँ पर देखो क्या आया था हमारे पास, चित्र देखना इधर, हमारे पास यहाँ आया था थीटा वन और थीटा टू। तो हमें थीटा वन और थीटा टू दोनों को यहाँ से हटाना है। हटेंगे कैसे हो समझो, थीटा वन प्लस फाई वन बराबर 90 हमने वहाँ देखा था, तो थीटा वन बराबर हो गया 90 माइनस फाई वन। क्लियर। समीकरण नंबर 6। दूसरा वही बात, 180 माइनस थीटा टू प्लस फाई टू बराबर क्या हो गया 90। ये बात वहाँ से समझ सकते हो आप, कैसे देखो भाई, जैसे मान लो ये 90 तो हो ही गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि 180 माइनस थीटा टू प्लस फाई टू मिलके क्या बनेंगे 90 बनेंगे। तो देखो क्या बन गया, 180 माइनस थीटा टू प्लस फाई टू बराबर क्या बन गया 90। या इससे बन गया माइनस का थीटा टू माइनस थीटा टू प्लस का फाई टू प्लस का फाई टू, इस 180 को इधर भेजा तो क्या बन गया माइनस का 180, तो ये बन गया माइनस का 90। तो उल्टा करें इसका, तो थीटा टू माइनस फाई टू बराबर 90, या थीटा टू बराबर हो गया 90 प्लस फाई टू। ठीक है, ऐसे भी देखो थीटा टू बराबर हो गया 90 प्लस फाई टू। दोनों में से जो भी आपको उचित लगे वो तरीका आप अपना सकते हो। तो इस प्रकार से हमें थीटा वन का वैल्यू भी मिल गया और थीटा टू की वैल्यू भी मिल गई, समीकरण 6 और समीकरण 7 से। अब हम क्या कर रहे हैं कि समीकरण 6 व 7 का जो मान है ना
वो समीकरण 5 में रखेंगे हम। तो देखो समझो, समीकरण 6 व 7 का मान समीकरण 5 में रखने पर तो b बराबर बन गया, ये वैल्यू रखती। अब समझो आगे कि अब ये जो है ना कोस 90 माइनस फाई 1, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, कोस 90 प्लस फाई 1 की वैल्यू क्या रहेगी, ये भी एक समझने की बात है। डायरेक्ट यहाँ पर लिख रखा है इसमें। तो पहले मैं समझाता हूँ। कोस, चलो इधर लिखता हूँ, यहीं लिख देता हूँ। कोस 90 माइनस फाई 1 इज इक्वल टू, ये तो होता है भाई किसके बराबर, साइन फाई 1 के बराबर। और कोस 90 प्लस फाई 2 बराबर होता है, ये होता है माइनस का साइन फाई 2। समझ गए। तो अब ये माइनस के होने की वजह से ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो ये बनेगा साइन फाई 1 प्लस साइन में फाई 2। अब ये सब चीज़ें हैं कहाँ से, आप मैथ की क्लासेज में देख सकते हो, या फिर कभी मैं किसी और वीडियो में आपको ये चीज़ें भी समझा दूंगा। फिलहाल आप इनको रट लें तो ज़्यादा बढ़िया है, फिर मैं कभी समझाऊंगा ये मैथमेटिक्स में कि ये सब होता कैसे है। तो ये सूत्र तैयार हो गया। क्या बन गया बेटा, देखो तो ये बन गया b बराबर हो गया म्यू 0 I अपॉन 4 पाई डी, और हो गया साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, समीकरण नंबर 8। अब इसके एक केस है इसी सवाल की, वो क्या है कि अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, अगर ऐसा दे रखा हो तो क्या होगा। मतलब हमने जो पढ़ा था टॉपिक वो अनंत लंबाई का तार नहीं था, अब ये अनंत लंबाई का तार है। तो हम वो ये वाला जो फॉर्मूला था ऊपर वाला डायरेक्ट यहाँ काम में लेंगे कि हम जानते हैं कि परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू 0 I अपॉन 4 पाई डी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। कहाँ से आया, ये इस टॉपिक से यू का यू उतारा। आगे समझो, जब तार अनंत लंबाई का हो, जब तार अनंत लंबाई का हो तो उसका चित्र इस प्रकार से बनेगा। देखो समझो, ये तार है, ये तार अनंत लंबाई का है, और हमने वहाँ लिमिटेड लंबाई थी ना, तब ऐसे ऐसे मिलाया था इसको, और यहाँ θ1 θ2 फाई 1 फाई 2 के कोण बने थे, याद होगा आपको, ऐसे मिलाया था। पर चूंकि ये अनंत लंबाई का है तो फिर ये वाली लाइन जो है वो भी अनंत लंबाई की बनेगी, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि दो समांतर रेखाएं अनंत पर जाकर मिलती हैं। तो यहाँ कोण क्या बनेगा, फाई 2 का मान 90 बनेगा, और फाई 1 का मान भी क्या बनेगा, 90 बनेगा। तो ये फाई 1 फाई 2 के जो मान 90 थे वो समीकरण 1 में रख दो, तो इन दोनों की वैल्यू 1 1 हो जाएगी। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर ये लाइन तैयार हो जाएगी, b बराबर म्यू 0 I अपॉन 4 पाई डी, और 1 प्लस का 1, 1 1 2 हो गया, तो 2 से 4 कट जाएगा, तो b बराबर हो गया म्यू 0 I अपॉन 2 पाई डी। अनंत लंबाई के तार के कारण ये सूत्र आएगा 2 पाई डी। देखो तार के कारण पाई आ रहा है, हालांकि मैं बाद में चर्चा करूँगा इसके बारे में। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सूत्र है, इसको आपको अच्छे से याद करना है। सभी वीडियोज की PDF की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर लें और अपने नोट्स को कंप्लीट करते रहें। आज जो मैंने वीडियो बनाया इसकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से पहले यहाँ से समझें, इस वीडियो को 2-3 बार देखकर अच्छे से समझें, और जब आपको अच्छे समझ में आ जाए तो डिस्क्रिप्शन में आप इसकी वीडियो की लिंक देखकर वहाँ से आप इसकी वीडियो को उस PDF से आप उतार लें, चाहो तो आप वहाँ से प्रिंट भी ले सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं कंप्लीट 12th क्लास का सिलेबस आपको इस वीडियो में करवा दूंगा अंत तक। 2-3 महीने में कोर्स ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 7वां चैप्टर हमारा फिलहाल चल रहा है। और जो आपके इस संपर्क में जो और विद्यार्थी हैं जो परेशान हैं किसी लॉकडाउन की वजह से, तो उन्हें भी आप ये कह दें कि इस वीडियो का लिंक उन तक भेज दें, ताकि उनको भी इसका लाभ प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।